चाहिए जो आपके लिए संप्रेषणीय हो, यानी कि आप उसको अपने लेखनी से लेखनीबद्ध कर सके। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप चुन लेते हैं और चुनने के बाद समझ भी लेते हैं, लेकिन आप अपनी लेखनी में, अपनी भाषा में, जिस माध्यम से भी आप परीक्षा देते हैं, उस माध्यम में अगर कॉपी पे अंक अपने उत्तर पुस्तिका पे आप उतार नहीं पाते, तो क्या वैसे सब्जेक्ट में आपको नंबर मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। और अगर वो नंबर नहीं मिलता है तो क्या आपका चयन होगा? शायद चयन हो भी जाए तो आपका जो क्रम संख्या हो, वो क्रम हो, वो नीचे रहे, यानी मनचाहा पोस्ट, मनचाहा पद आप ना पा सके। तो सब्जेक्ट पहला ग्राह्य हो, यानी ग्रहण आसानी से आप कर सके, बोधगम्य हो, यानी आप आसानी से उसे समझ सके। तीसरा, ये दोनों मतलब दोनों के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो आपके लिए संप्रेषणीय हो, यानी उसको आप उत्तर पुस्तिका पे अपने समस्त भावों के साथ आप उतार सके। अब मैं आता हूं दूसरा बिंदु, एक महत्वपूर्ण बिंदु, आपके व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी हो। अब ये बहुत बड़ी बात है कि सब्जेक्ट ऐसा हो जो सिर्फ ज्ञान या तथ्य सिर्फ आपके दिमाग में ना भरे, बल्कि आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। वो सब्जेक्ट ऐसा हो कि जो आपको आज जब आपका व्यक्तित्व बढ़िया बनेगा तो यकीनन तौर पे आप साक्षात्कार में जब उपस्थित होंगे तो वो आपके व्यक्तित्व के साथ वो विषय निकल के आएगा और आपका प्रस्तुतिकरण को बेहतर कर देगा, और वो बेहतरी आपके अंक को बढ़ा देगा। और साथ ही साथ सब्जेक्ट जब व्यक्तित्व का विकास करता है तो सभी चीजों पे आपकी समझ को विकसित करता है, और जब समझ विकसित करता है तो वही समझ लंबे अध्ययन के बाद आपकी पूरे व्यक्तित्व को बहुत ही मजबूत बनाता है और बहुत ही सराहनीय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो अब आते हैं इस निकष पे, इस कसौटी पे अगर उतारने की कोशिश करें तो कौन सा विषय ऐसा हो सकता है जो आपके लिए ग्राह्य भी हो, संप्रेषणीय भी हो, बोधगम्य भी हो और आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। तो इस विकल्प के रूप में भाषा और साहित्य हमेशा सही है। अब बात आती है कि संविधान के तहत अगर हम देखते हैं तो 22 भाषाओं को बात किया गया, ठीक है। और जब बात 22 भाषाओं में आपके लिए कौन सी भाषा सही है, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जब मैं ये इस वीडियो में मैं संबोधित कर रहा हूं तो मेरी भाषा हिंदी है, तो ये इस वीडियो को देखने वाले जो भी लोग हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा हिंदी भाषा और साहित्य को। इसके पीछे कई तर्क हैं, इसे समझना होगा, इसके उपयुक्त निकष पे कस के एक एक चीजों को समझना होगा। पहला, अगर मैं आता हूं ग्राह्यता पे, तो बचपन से लेकर अब तक आप जिस भाषाई माहौल में हैं वो भाषाई माहौल आपका क्या है? हिंदी का। आप
घर से, जब से आप पैदा लिए और अब तक उसी भाषाई माहौल में आप पल बढ़ रहे हैं। और जब उस भाषाई माहौल में पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं आप, पलने के साथ बढ़ रहे हैं आप, तो आप उस भाषा को अच्छे से समझते हैं। तो आपके लिए हर हाल में वो भाषा ग्राह्य है। सहज रूप में वो व्यक्तित्व का विकास हिंदी भाषा साहित्य आपके व्यक्तित्व में आ गया। भले ही आप मगही क्षेत्र के हों, मैथिली क्षेत्र के हों, भोजपुरी क्षेत्र के हों, अंगिका क्षेत्र के हों, वज्जिका क्षेत्र के हों, लेकिन आप हिंदी भाषा और साहित्य आपके बचपन से, हिंदी भाषा जो होता है बचपन से लेकर, जब से आप जन्म लिए हैं तब से लेकर अब तक आप उसी भाषाई माहौल में हैं। अगर आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, अगर आप पटना में हो, लखनऊ में हो, इलाहाबाद में हो, यहाँ से जाकर आप नागालैंड में कहीं नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपका भाषाई माहौल वही है। आप सहज कहाँ हैं? हिंदी के साथ। और सबसे बड़ी चीज है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। भले ही देवनागरी लिपि में करीबन 8 या 10 भाषाएं लिखी जाती है, जिसमें एक हिंदी भाषा भी है। तो लेकिन आप हिंदी को जो लिखते हैं, बचपन से ककहरा आप सीख रहे हैं और क ख ग घ से सीखते हुए आपने इसकी शुरुआत की, और आज अखबार से लेकर जटिल से जटिल सब्जेक्ट को आप इस भाषा में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टीवी में डिबेट देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे न्यूज पढ़ते हैं। तो एक पूरे तरीके से भाषा तो जान ही रहे हैं, साथ साथ में जब आप लिखना होता है तो इसकी लिपि देवनागरी से भी आप बचपन से ही बड़ा अच्छे से मित्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार आप कर रहे हैं, फ्रेंडली हैं उसके साथ। तो ऐसे में होता क्या है कि भाषाई माहौल के कारण आप अपन हिंदी के शब्द, वाक्य हिंदी के शब्द संरचना, वाक्य संरचना, वाक्य विन्यास, जो भी है, इससे आप अच्छे से परिचित होते हैं, रहते हैं। दूसरी बात, आप अपनी भावनाओं को, यानी जब शब्द संरचना, वाक्य संरचना आदि से आप परिचित रहते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को, आपकी भावनाएं आसानी से संप्रेषणीय रहती है। ठीक है, आपकी भावनाएं, जो आप सोचते हैं, जो आप किसी बातों को रखना चाहते हैं, हिंदी में आप रख पाते हैं। जब आप भाषाई माहौल में हैं, लिखने में, पढ़ने में, सब जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे आप आराम से अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। अब आता हूं मैं, तो ये सहज हिंदी भाषा और भाषा जो है आपके लिए सहज संप्रेषणीय है। अब मैं आता हूं आपके व्यक्तित्व के विकास में के निकष पर इसे कस के देखता हूं। तो ये
भाषाई माहौल जो है विविध विचारों से आपका परिचय कराता है। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो वो भाषाई माहौल आपके विचारों का, आपके विविध विचारों से परिचय कराता है, और यही विचारों का परिचय जो है आपके विचार को समृद्ध करता है। किसी भी विषय में, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, कोई भी विचार है, कोई मुद्दा चल रहा है, आप उसी भाषा में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस माहौल में है तो आपको आ जाता है, वो चीजें आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है, और ये विचार को समृद्ध करता है। यही विचार जो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है आपका, आपके दृष्टिकोण को व्यापक कर देता है। कर देता है, और यही व्यापक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को व्यापक कर देता है। अब मैं आता हूं एक अन्य मुद्दे पे कि कोई भी भाषा तभी अपने भाषाई क्षेत्र के अनुसार भी जानी जाती है। अब मैं बात करूं, अगर हिंदी की बात करूं, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में बंगाल से लेकर पूर्वी भारत में से लेकर पश्चिमी भारत तक आसानी से बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तो ऐसे में अगर आप प्रशासक के रूप में कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आप अगर पदस्थापित होते हैं तो आप आराम से वहाँ पे भाषा को समझते हुए उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी कि क्षेत्रीय विस्तार इसका ज़्यादा है, बड़ा है। अब क्षेत्रीय विस्तार बड़ा है तो एक अन्य दृष्टिकोण ये आता है, यानी इसका समाज बड़ा होगा। ठीक है, और बड़ा समाज बड़े समाज का पता देता है। ये समाज बड़ा होगा तो जब इसके साहित्य की बात करेंगे, इसके भाषा की बात करेंगे, तो इसका बड़े समाज का पता देगा। ठीक है, क्षेत्र विस्तार बड़ा है, समाज बड़ा होगा, और जब समाज बड़ा होगा उसका, तो उसका साहित्य बड़े समाज का पता देगा। अब एक प्रशासक के रूप में भी मैंने पहले ही बताया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर आप पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक ये बोली समझी जाने वाली भाषा है।
तो एक बड़ा समाज का तो परिचय दे रहा है, अखिल भारतीय समाज का पता दे रहा है। अभी थोड़ा इसको पाठ्यक्रम के आधार पे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका हिंदी भाषा और साहित्य और साहित्य का दो पार्ट आता है। एक पार्ट पहले जो था प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब बीपीएससी में पत्र एक ही होता है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एक ही पत्र होता है। तो पहले ऑप्शनल में दो प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र होता था। मैं अभी इसको उसी रूप में समझा रहा हूं, तो इसको थोड़ा दूसरे रूप में समझाते हैं। एक है भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास, फिर आइए